हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं नंदिनी स्वागत करती हूँ आपका यार पब्लिकेशन के इस चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया से आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो एज़ यू नो कि हम डेली आपके लिए पॉलिटी के लेक्चर लेकर आते हैं और ये आपका उस सीरीज़ में 23rd लेक्चर है। इससे पहले 22 लेक्चर आपके ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं। आज हम देखेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ यानी कि संवैधानिक निकाय। इसको जानेंगे हम क्या होते हैं, कौन-कौन सी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। अच्छे से उन पॉइंट्स पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे जो आपके क्वेश्चन जिससे रिलेटेड हमारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर 19 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ यानी कि संवैधानिक निकाय। ठीक है, और एक बारी मैं इसमें आपको थोड़ा-सा समझाना चाहूँगी कि ये होती क्या है। जिससे पहले हम अपना स्टार्ट करें, 1 सेकंड। अब हमारी 2 प्रकार की बॉडीज़ मेनली आपको देखने को मिलती हैं। एक आपकी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, क्या? एक होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, एक होती हैं आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक निकाय और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक निकाय। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलके बना है, यानी कि कहीं ना कहीं इन बॉडीज का आपको संविधान के अंदर मेंशन मिल जाएगा। इनके लिए प्रॉपरली आपको कोई ना कोई आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 बोलता है कि फाइनेंस कमीशन एक बनना चाहिए। आर्टिकल 324 बोलता है कि आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बननी चाहिए। तो यानी कि आपके संविधान के अंदर कोई ना कोई एक आर्टिकल उन बॉडीज से रिलेटेड है, मेंशन है, जो बताता है कि इन बॉडीज का फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, वहीं हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जो आपकी किससे बनती हैं, ये आपका संविधान में डायरेक्टली कहीं भी मेंशन नहीं है। ये हमारा कोई भी लॉ कानून लाके बनाया जाता है। इनको क्या, कानून के द्वारा इन बॉडीज को बनाया जाता है। वो आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई, गैर संवैधानिक निकाय। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेना आपको कि कौन सी संवैधानिक बॉडी है, कौन सी गैर संवैधानिक है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए उन बॉडीज की, यार इससे रिलेटेड मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था। अगर आपको याद आ रहा है कि आपने आर्टिकल देखा है तो समझो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है ही। और किसी बॉडी से रिलेटेड इसके बारे में तो आपने पढ़ा है, लेकिन उसमें कोई भी आर्टिकल आपको ऐसा याद नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए वो आपकी गैर संवैधानिक बॉडी है। बेसिक डिफरेंस यही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान में डायरेक्टली मेंशन है, कोई ना कोई इनके लिए आर्टिकल एक निर्धारित है, अनुच्छेद निर्धारित है। वहीं गैर संवैधानिक आपका किसी कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का हमारा क्या, निर्वाचन आयोग। आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे जो इलेक्शंस है उसको कंडक्ट कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किस किस के आप ये चुनाव को कंडक्ट कराता है, जैसे आपके लोकसभा के चुनाव हो गए, राज्यसभा के चुनाव हो गए, हमारे राष्ट्रपति के हो गए, उपराष्ट्रपति के हो गए, स्टेट लेजिस्लेचर में विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गए। ये सारे के सारे चुनाव करवाने का जो जिम्मा है वो किसका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। ठीक है, तो संविधान को अब देख लो, इसके डायरेक्टली 300 अनुच्छेद, 324 जो अनुच्छेद है हमारा, उसमें आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र देखने को मिल जाएगा कि 324 बोलता है कि देश के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नाम की बॉडी आपकी होनी चाहिए। ओके, उद्देश्य क्या है, वही हमारा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में आपका दोनों आ जाते हैं ना, पार्लियामेंट में हमारा लोकसभा भी आ जाएगा, राज्यसभा भी आ जाएगा। पार्लियामेंट के कराएगा, राज्य की विधायिका, स्टेट लेजिस्लेटर, विधायिका कहाँ से आ गई, विधानमंडल। ठीक है, साथ ही राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के। तो ये सारे चुनाव करवाने का जिम्मा किसका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। वहीं आप याद रखिएगा, हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होता है। ठीक है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है हर स्टेट का, ये क्या है, पंचायत के और म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस कराता है। आप सोचो कहीं कि जो हमारे एमएलएज हैं, एमएलसीज हैं, उनके इलेक्शन कराएगा, तो नहीं, राज्य के विधानमंडल का नहीं कराएगा। ये सिर्फ और सिर्फ पंचायत और किसका, म्यूनसिपैलिटीज़ का इलेक्शंस को कंडक्ट कराएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी चलेंगे, जितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे।
अब इस बॉडी के सदस्य की बात कर लें तो सदस्य क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, साथ ही हमारे एक अन्य चुनाव आयुक्त और होते हैं, मतलब कि एक तो होगा चीफ इलेक्शन कमीशन, क्या होंगे, क्या हो रहा है ये, एक तो हो गया आपके चीफ इलेक्शन, अरे यार क्या कर रहा है ये, एक सेकेंड, एक तो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन होंगे और अलग इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, ठीक है। यानी कि ये एक मल्टी मेंबर्ड बॉडी है, कैसी बॉडी है, मल्टी मेंबर, जिसमें एक से ज्यादा व्यक्ति दिखाई दें आपको, वो हमारी क्या हो जाती है, वो आपकी मल्टी मेंबर्ड बॉडी हो जाती है, ठीक है। अब मैं बता दूं, यहाँ देखो, आपको पता होगा लास्ट क्लास में जब हमने देखा था कुछ संवैधानिक जो संशोधन हुए थे उनके बारे में, तो याद करो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने पढ़ा था। उसमें क्या किया था कि जो पहले आपका किसी भी व्यक्ति को वोट डालने की जो आयु थी वो कितनी थी, 21 साल थी मिनिमम, और इसको घटा के जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसने कितनी कर दी थी, उसने कर दी आपकी 21 से रिड्यूस करके कितनी कर दी, हमारी 18 कर दी। अब एक बात समझो कि जब आपकी 21 से 18 हो गई तो मतलब कि यानी कि पहले नंबर ऑफ वोटर्स कम रहे होंगे क्योंकि सिर्फ 21 तक को कवर कर रहा था। अब 21 से कम के भी तो बहुत व्यक्ति होंगे, जैसे ही उसने 18 कर दी तो 21 से 18 के बीच में लोग और ज्यादा बढ़ गए, नंबर ऑफ वोटर ज्यादा बढ़ गए, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ गई, जिम्मेदारी बढ़ गई, काम बढ़ गया, सिर्फ याद करने को बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो पहले जो आपकी बॉडी थी, ये जो हमारी बॉडी थी वो कैसी थी, सिंगल मेंबर थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिलते थे। बट बाद में जब हमारा ये हुआ देन उसके बाद क्या है, आपको इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया, क्या, एक तो चीफ इलेक्शन कमीशन और दो आपके इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। तो दो आपके इलेक्शन कमिश्नर्स देखने को मिल जाते हैं। तो अभी भी की भी मैं बात करूं तो अभी जो है ये हमारी मल्टी मेंबर बॉडी है, कैसी, मल्टी मेंबर है, जिसमें एक इलेक्शन कमिश्नर हो जाते हैं चीफ और दूसरे दो इलेक्शन कमिश्नर्स अलग, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष। अब यहाँ पे मैं ना लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगी आपको कार्यकाल को याद रखने की, ठीक है, क्या 6 साल या फिर 65 वर्ष तक। दर्जा क्या है, देखो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इनका दर्जा होता है, कितना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होंगे उसके बराबर, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक। वही देखिए ये चीज हम देख रहे थे, 15 अक्टूबर 189 तक केवल एक चुनाव आयुक्त आपको देखने को मिलता था, वहीं 16 अक्टूबर 1989 में दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्त, लेकिन ये 1 जनवरी 1990 तक ही रहते हैं, उसके बाद जो है फिर से ये सिंगल मेंबर बॉडी हो जाती है। फिर से क्या है, 1993 में फिर से क्या है, दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी जाती है, किसके, राष्ट्रपति के द्वारा, और तब से लेके आज तक ये 3 मेंबर बॉडी ही है। याद रखिए कब से चली आ रही है, तो हमारी 1993 1 अक्टूबर से आपकी चली हुई आ रही है, तब से लेके आज तक ये आपकी कैसी बॉडी है, मल्टी मेंबर बॉडी है, ठीक है। अब इसकी इंडिपेंडेंसी की बात करें, वैसे तो देखो आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगते रहते हैं अक्सर, जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है तो अभी देखा आपने कांग्रेस ने कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि फेक वोटर्स, फर्जी वोटर्स जिन्होंने एक से ज़्यादा जगह पे वोट डाला है, तो वो सारी चीज़ें चली हैं। लेकिन ये इल्ज़ामात को और कंट्रोवर्सी को छोड़ के अगर मैं बात करूं तो संविधान ने इसको एक कैसी बॉडी बनाया, इंडिपेंडेंस की, स्वतंत्र तरीके से काम करे। वो इसलिए बनाया गया था कि किसी भी मौजूदा सरकार, क्योंकि मौजूदा सरकार के पास बहुत शक्ति होती है, तो मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं इलेक्शंस में फेरबदल, उसके रिजल्ट में फेरबदल करने की कोशिश ना करे। तो इसलिए इसकी इंडिपेंडेंसी की सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि भाई हम तुमको हटा देंगे पोजीशन से अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो इसको अलग तरीके से स्वतंत्र बनाया है कि सरकार का इस पे कोई ऐसा हाथ नहीं है, ठीक है, कि सरकार के अंदर ये काम नहीं करता, अपने स्वतंत्र तरीके से काम करता है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सीईसी को हटाई जा सकती है केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जज की तरह, मतलब कि जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, उनको अगर हटाना है उनकी पोस्ट से तो भाई पूरा का पूरा आपको वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जो आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए लेकर आते हो। याद होगा आपको सुप्रीम कोर्ट का जज, जब सुप्रीम कोर्ट हम पढ़ रहे थे तब हमने बताया था, ठीक है। तो पूरा प्रोसीडिंग चलेगी तब हटाओगे, ऐसे नहीं हटा दिया मन में आया तब,
ठीक, अन्य इलेक्शन कमीशन या फिर राज्य आयुक्त इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं, प्लस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, सीमाएं क्या है, कोई निर्धारित योग्यता व निश्चित कार्यकाल नहीं, सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्तियों पर रोक नहीं, यानी कि जब अपने ये रिटायर हो जाएंगे उसके बाद क्या है, नियुक्ति मतलब कोई भी नियुक्तियों पर रोक नहीं है, दोबारा से भी ये अपना और काम कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी निर्धारित योग्यता की मैं बात करूं तो वो योग्यता नहीं देखने को मिलती है। ठीक, ओके। हाँ सॉरी, यहाँ पे एक चीज मैं बताऊं आपको कि जो आपके ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कह रहा है कि जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है जैसे मुझे भी हो गया अभी, कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना आपकी, उसी की आयु देखी थी हमने कितनी, 6 साल और फिर 65 वर्ष, कितनी, 6 साल और 65 वर्ष। बट अलग से जो दो आपके इलेक्शन कमिश्नर है उनका कोई निर्धारित समय नहीं है, उनकी कोई निर्धारित अवधि नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है। ठीक है, और वही उन्हीं की हम बात कर रहे हैं कि उनकी कोई निर्धारित योग्यता भी नहीं है, कोई निश्चित काल भी नहीं है, साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्तियों पर भी कोई रोक नहीं है। लेकिन सीईसी के केस में ऐसा नहीं होता है, उनका निर्धारित आपको कार्यकाल देखने को मिलेगा 6 साल। अगले देखते हैं शक्तियां और फंक्शंस क्या हैं। सभी सदस्य की समान शक्तियां होती हैं, लेकिन हाँ जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक ही आप मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ज़्यादा आप बोल सकते हो कि निश्चित कार्यकाल है और बहुत सारी सिक्योरिटीज़ हैं। बट जब हम शक्तियों की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, चाहे वोटिंग की पावर हो चाहे कोई और पावर हो, इक्वल रहती है इलेक्शन कमिश्नर के पास भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी, और जो अदर 2 मेंबर हैं उनके पास भी। ठीक है, और साथ ही वेतन की मैं बात करूं तो वेतन सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों के बराबर होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य के चुनाव को आयोजित करवाते हैं जो हमारा, ठीक है, मतदाता सूची जो आपके इलेक्टोरल रोल्स की आपका नाम है या नहीं है, सबके नाम आते हैं ना इलेक्टोरल रोल्स में, तो वो सारा काम भी आपका ईसीआई का ही है। ठीक है, मतदान समय सारणी की समय पर आपके मतदान हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये सारा काम निर्धारित चीज़ों को शेड्यूल करने का काम किसका है, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। साथ ही राजनीतिक दल की किसी भी पार्टी का क्या रजिस्ट्रेशन हो गया, किसको कौन सा चिन्ह मिल रहा है, कौन सा स्टेट पार्टी है, कौन सी नेशनल पार्टी है, सारे काम आपका ईसीआई ही देखता है। प्रतीक वही चिन्हों का आवंटन हो गया। एडवाइजरी रोल है कुछ इसके, जैसे संसद, विधायक, एमएलए और एमपी की अयोग्यता की, कोई अयोग्य है अगर घोषित हो गया तो वो भी काम इसका रहता है। राष्ट्रपति शासन में चुनाव करवाना, तो ये सारे फंक्शन है एक बार खुद भी। साथ ही क्वासी जुडिशियल नेचर है, मतलब किसी को भी सम्मन कर सकता है, उसको क्वासी जुडिशियल नेचर भी बोलते हैं। ठीक है, दल प्रतीक विवाद में, चुनाव रद्द करने में, या फिर मॉडल आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है ना, तो वो कौन बोलता है कि अब से भाई मॉडल कोड ऑफ आचार संहिता लागू हो गई और आचार संहिता का उल्लंघन अगर कोई करता पाया गया तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स भी चला सकता है कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यही इसकी न्यायिक क्या है, शक्ति है। क्वासी जुडिशियल मतलब अर्ध न्यायिक बोल सकते हो। ठीक है, अब राइट टू वोट एंड रिप्रेजेंटेशन यानी कि मताधिकार और प्रतिनिधित्व देख लेते हैं। अनुच्छेद 326 क्या कहता है कि आपके हमारे देश के अंदर वयस्क मताधिकार है, यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है, जिसमें क्या है हमारा देखने को मिलेगा 18+ हर कोई इंसान इज एलिजिबल टू वोट, जाके वोट डाल सकता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में क्या है, मत देने और चुने जाने का अधिकार दिया गया है। राइट टू वोट, ऑलवेज रिमेंबर, हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, वोट करने का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। तो कैसा राइट है बताना, लीगल राइट है, कैसा राइट है, फंडामेंटल तो नहीं है। ठीक, लीगल राइट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बताओ, संवैधानिक अधिकार है या फिर कानूनी अधिकार है। ये जवाब मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, और जिसको नहीं पता जाके गूगल करो एक बार, क्योंकि फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार तो नहीं है। अब बताओ संवैधानिक अधिकार है या फिर कानूनी अधिकार है वोट डालने का। अगर समझ आ रहा हो और सामने लाइन लिखिए कि कहाँ से आपको मिलता है वोट डालने का अधिकार। ठीक है, मतदान की आयु कितनी, 21 वर्ष 61 में संविधान संशोधन 1988 में हमारी कम कर दी गई थी। चुनाव मशीनरी मतलब ये चुनाव मशीनरी खुद से ही पढ़ लेना, कुछ ऐसा नहीं है कि एक डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर होंगे जो मेनली सिविल सर्विसेज होते हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हर स्टेट में, ये तब की मशीनरी है क्योंककि भाई 3 जने बैठ के तो पूरे देश में इलेक्शंस को कंडक्ट नहीं करवा सकते ना, तो ये जो है और अदर ऑफिसर्स को उठाते हैं। जैसे आंगनवाड़ी जो लोग होते हैं वो भी जाके काम करते हैं जब इलेक्शन हमारे होते हैं, जो टीचर्स होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के वो भी काम करते हैं, तो ये जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं उनको उठा लेता है, इनका खुद के नहीं होते हैं। ठीक है,
तो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेंगे? जब इलेक्शन हो रहा होगा तो वो मेनली सिविल सर्विसेज रहते हैं, फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स भी, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, और ये हमारा कलेक्टर होता है, जो डिस्ट्रिक्ट का आपका कलेक्टर होगा वही रहेगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, हर प्रिसाइडिंग मतलब हर बूथ पे, हर पोलिंग बूथ पे एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा हमारा, ठीक है। साथ ही चुनाव अधिसूचना की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन सब की चुनाव अधिसूचना ये जारी करता है, साथ ही राज्य के जो आपका विधानमंडल है उसकी, और साथ ही हमारे गवर्नर की, ठीक है। मोर देन इनफ है। अगला देख लेते हैं हम, राष्ट्रीय राजनीतिक दल मान्यता यानी कि क्राइटेरिया फॉर नेशनल पार्टी। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ लेता है कि कोई भी पार्टी अगर देश में, जैसे मेरी कोई पर्सनल पार्टी है, ठीक है, मेरी पार्टी है, मैंने रजिस्टर करा लिया, रजिस्टर्ड मेरी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, अब वो नेशनल पार्टी बनेगी, मैं अगर चाहती हूँ कि कल को मेरी पार्टी नेशनल पार्टी बने, नेशनल स्तर पर चुनाव लड़े, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं। वो क्राइटेरिया क्या है देख लेते हैं, ठीक है। कुछ शर्तें हैं, जैसे अगर कोई पार्टी 4 से ज्यादा राज्यों में राज्य पार्टी की मान्यता है, ठीक है, 4 से ज्यादा राज्यों में। अब मुझे बताओ कि जो हमारी समाजवादी पार्टी है वो अभी नेशनल पार्टी तो नहीं है ना, तो अगर वो जिस दिन 4 से ज्यादा राज्यों में स्टेट पार्टी बन जाएगी, एक तो ये हमारी उसने क्या है शर्त को पूरा कर दिया। दूसरा क्या है, 4 से ज्यादा राज्यों में 6% वोट हो उसके पास, साथ ही 4 से ज्यादा लोकसभा सांसद एमपीज होने चाहिए, तो वो नेशनल पार्टी बन जाएगी, ठीक है। और साथ ही हमारा तीसरा क्या है, 3 से ज्यादा राज्यों में लोकसभा के 2% सीटों को जीतना, यानी कि जो टोटल लोकसभा की सीट है पूरे देश में 2% से ज्यादा सीट्स जीते हो, और 2% कवर हो रहा हो, वो आपका 3 से ज्यादा राज्यों में हो रहा हो, ठीक है। आगे समझ। अगला देख लेते हैं वर्तमान राष्ट्रीय दल को, जैसे हमारे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, सीपीआई, बीएसपी, एनपीपी, आप। जैसे बीएसपी को तो बोला था बहुजन समाज पार्टी जो है, क्योंकि अब जो नेशनल पार्टी के जो क्राइटेरिया उनको ये पूरा नहीं करती, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला भाई कि अब हम तुम्हारा जो नेशनल पार्टी का दर्जा उसको खत्म क्यों ना करें, खत्म भी कर सकता है, क्यों ना करें बताओ, क्योंकि अब जो क्राइटेरिया था उन पे तुम पूरा कर ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम जीत ही नहीं पा रहे हो, वोट्स उतने मिल ही नहीं रहे, सीट्स उतनी नहीं मिल रही है, ठीक। अगला देख लेते हैं, राज्य राजनीतिक दल मान्यता, यानी कि अब स्टेट पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या शर्त है कि कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी आपकी स्टेट पार्टी बन जाएगी, तो उसके लिए किसी एक शर्त, मतलब ये जितनी दी है कोई एक भी अगर पूरा हो रहा है ना तो वो बन जाएगा। पहला, विधानसभा में 6% से ज्यादा आपके पास वोट होना चाहिए, या फिर आपकी पार्टी के 2 एमएलए होने चाहिए। कौन? 2 एमएलए, ठीक है। दूसरी शर्त है हमारी कि लोकसभा में 6% वोट, अब लोकसभा की भी बात आ गई यहाँ पे, लोकसभा में अगर तुमने 6% वोट हासिल कर लिए हैं तुम्हारी पार्टी ने, साथ ही अगर एटलीस्ट आपका एक एमपी भी है ना, तो भी हम आपको स्टेट पार्टी बना देंगे। तीसरी शर्त है हमारी, विधानसभाओं में 3% अगर आप सीट ले आए हो, ठीक है, विधानसभाओं में कितनी? 3% सीट, साथ ही 3 एमएलए जो भी हमारा अधिक हो वो आपको अगर मिल गया है तो भी आप बन जाओगे। साथ ही अगला शर्त है हमारी कि प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों पर आपका एक एमपी होना चाहिए, ओके। अगली है हमारी विधानसभा, लोकसभा में 8% वोट, ये रटने वाली चीज़ है, थोड़ा खुद से भी याद करिएगा, ठीक है। उदाहरण क्या है, डीएमके हो गई तमिलनाडु में, बीजेडी हो गई उड़ीसा, ये सारी पार्टीज हैं, टीआरएस वगैरह देख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं चुनावों से संबंधित कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे मतदान आयु, ये सारी रिपीट है हमारे, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कम हो गई थी। नोटा सुना है? नोटा का इस्तेमाल पहली बार हमारे 2013 में हुआ, 2013 में, कि भाई एक ऑप्शन भी है आपके पास, अब आपको कोई चूज नहीं करना, कि नहीं कोई इस लायक ही नहीं है भाई कि मैं अपना नेता बना दूं उस व्यक्ति को, कोई भी लायक नहीं है उस चीज के, ठीक है। तो पहली बार 2013 में, 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 में लागू हुआ था। नोटा का मतलब ये है कि आप जो है किसी को चुनोगे ही नहीं, आप वोट करने तो जा रहे हो लेकिन आपने वहां दिखा दिया अपना मत कि भाई कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसको मैं चुन सकूं, तो वहां पे आप नोटा पे टिक करके आ जाओ, ठीक है। अब आते हैं ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अगर हम बात करें तो पहली बार 1998 में इसका इस्तेमाल हुआ था 16 विधानसभा सीटों पर, और आज तो आप देखते हो ईवीएम का ही इस्तेमाल होता है, और ईवीएम में वोट चोरी और ये सारे इल्जाम भाई बहुत लगते हैं, है ना। पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया। अभी तो राहुल गांधी जी ने देश में एकदम से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल उठाए हैं। आपको क्या लगता है कि
कहीं न कहीं जो हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, वैसे तो इंडिपेंडेंट हैं ये सारी, संविधान ने पूरी तरीके से स्वतंत्रता से काम करने की आज़ादी दी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार का जो वर्तमान सरकार होती है, यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कि अगर कांग्रेस भी हो कल को, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस टाइम भी काम कर रही होगी, तो मतलब जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, सत्ता में जो सरकार होती है, क्या उसका इन्फ्लुएंस होता है या नहीं होता है, किस हद तक? बताओ आपको क्या लगता है? ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं एसीआई का। पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर अदर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को देखेंगे एक बार, ठीक है। तो पहला सवाल है हमारा, मुख्य चुनाव आयुक्त पद का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त जो अदर मेंबर है बेटा, उनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है हमारा 6 साल, और कितनी, 65 साल की एज तक। लास्ट में एक थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप मतलब कंफ्यूज थोड़ा कम होगे। जैसे कल ही मेरा एक फ्रेंड है, वो इस सवाल को गलत करके आया है, तब मैंने उसको बताया था कि देखो ऐसे करो तो आप नहीं भूलोगे, वो लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। तो 65 साल और कितना, 6 साल या फिर 65 साल, जो भी हमारा पहला पूरा हो, इतना उसका कार्यकाल होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला बोला है, निम्नलिखित विषय वस्तु और उनके संबंधित अनुच्छेद मतलब कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनका मिलान करना है। तो ये कह रहा है कि पहला है हमारा स्टेटमेंट कि चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग के अंतर्गत निहित किया जाएगा, ठीक है। ये किसका, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल एंड इलेक्शन शैल बी वेस्टेड इन इलेक्शन, ये किस आर्टिकल के अंदर आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं पहले, विधानमंडल के चुनाव के संबंधों में प्रावधान करने की शक्ति। तीसरा है हमारा, चुनावी मामलों में न्यायालय द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप पर रोक, ठीक है। तो पहला फर्स्ट देखते हैं, चुनाव का अधीक्षण यानी कि आपका सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन शैल बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन, और ये आपका 324 ही इस बारे में हमारी बात करता है। अगला है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर, यानी कि जो आपका पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसके पास क्या है, ये शक्ति है कि जो है ये इलेक्शन से रिलेटेड कानून बना सकता है, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आर्टिकल हो जाएगा वो 327 होता है, 327 के तहत ये पावर है। तीसरा स्टेटमेंट है, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर, यानी कि चुनावी मामलों में न्यायालय द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप पर रोक है, यानी कि चुनावी जो मामले हैं उनमें जो न्यायालय है हमारा वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब उसकी समीक्षा नहीं करेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, सॉरी, इसका जो करेक्ट आर्टिकल होगा वो होगा 329, आर्टिकल 329 ऐसा कहता है। अब देख लेते हैं ये हमारा किस में बन रहा है, पहले का दूसरा किस में है, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी आपका एक ही ऑप्शन में है, डी, ठीक है। तो अगर देखो पहला तो सिंपल स्टेटमेंट है, इतना आपको पता होगा 324 के अंदर क्या आता है, तो अगर वो आप टिक कर पाए तो आप आंसर सीधा कर पा रहे हो, मैचिंग इजी हो जाती है अगर आपको एक स्टेटमेंट भी अच्छे से पता है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का चुनाव आयुक्त 1989 में एक 3 सदस्यीय निकाय बन गया, फिर इसे वर्ष में एकल सदस्य बनाया गया। मैंने बताया था 1 जनवरी 1990 में क्या होता है कि अब फिर से ये एकल बन जाता है एंड दोबारा से ये 3 मेंबर बॉडी हो जाती है। तो 1990, क्या 1990 में ये फिर से एकल सदस्य बन गया था, ठीक। और दोबारा से हमारा 1 अक्टूबर 1993 में ये 3 मेंबर बनी थी बॉडी, और तब से लेके आज तक ये वैसे ही काम कर रही है। अब हम देखेंगे हमारा वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे। तो फाइनेंस कमीशन, जैसा अभी मैंने बताया भी था कि आर्टिकल 280 में देखने को मिलता है। जैसे आप देखते जा रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो कि हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए आपके पास एक आर्टिकल है, एक अनुच्छेद गिवन है संविधान के अंदर। तो संवैधानिक अनुच्छेद 280 के तहत फाइनेंस कमीशन का गठन होगा, स्थापित होगा। साथ ही ये भी हमारी कैसे है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल का मतलब ये सम्मन कर सकती है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कर सकती है, ठीक है। एंड राष्ट्रपति, हमारा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हर 5 साल के बाद क्या है, हर 5 साल के बाद आपका क्या करेंगे, आपका फाइनेंस कमीशन का गठन करेंगे, ठीक है। और या फिर कभी बीच में भी आवश्यकता पड़ गई तब भी हो सकता है। ये पावर इसको स्थापित करने की है वो आपकी राष्ट्रपति के अंदर निहित है।
कंपोजिशन, इसमें एक आपके चेयरमैन होते हैं, साथ ही आपके 4 अन्य मेंबर होते हैं। क्या? एक चेयरमैन रहेंगे, 4 अन्य मेंबर, तो ये भी हमारी मल्टी मेंबर बॉडी है, बहुसदस्यीय, ठीक है। सभी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। कार्यकाल की मैं बात करूं, राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित अवधि स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट एंड रीअपॉइंटमेंट इनका हो सकता है। तो फाइनेंस कमीशन का जो फाइनेंस कमिश्नर है उसका जो कार्यकाल है, जो अदर मेंबर है उनका कार्यकाल कोई ऐसा निर्धारित नहीं है, प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ही ये पोस्ट पे रहते हैं, ठीक है। स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट साहब जो स्पेसिफाई कर देंगे वही इनका कार्यकाल है, ठीक है। साथ ही ये रीअपॉइंटमेंट के लिए भी योग्य है। अब इसको ऐसे समझो, थोड़ा सा मैं एक लॉजिक लगाने की कोशिश करती हूँ यहाँ पे। इनका कार्यकाल क्यों नहीं है? क्योंकि फाइनेंस कमीशन जो है हमारा, वो आपका कहीं ना कहीं सरकार के साथ काम करती है, सरकार के साथ काम करती है, ऐसा कुछ इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है ये उतनी, ठीक है। सरकार अगर कल को ही सरकार हमारी खत्म हो गई तो हमारा नया फाइनेंस कमीशन आ जाएगा, है ना, पता हो आपको, ठीक। तो क्या है, इसका कार्यकाल ऐसा स्पेसिफाई आपका नहीं है, यही रीजन है एक, ठीक है। अगला देखते हैं, चेयरमैन की अगर हम बात करें तो चेयरमैन सार्वजनिक पब्लिक अफेयर्स में अनुभव वाला व्यक्ति होगा, कुछ ऐसी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है। साथ ही मेंबर कैसे होंगे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि हाई कोर्ट जज या फिर ऐसा योग्य व्यक्ति जो वित्त और सरकारी लेखा फाइनेंस गवर्नेंस अकाउंट का विशेषज्ञ हो, कि प्रेसिडेंट साहब को लग रहा है कि इसके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंस की अकाउंट्स की क्या है जानकारी है, तो उसको भी हम मेंबर बना सकते हैं, ठीक है। साथ ही तीसरा, वित्तीय मामले और मतलब फाइनेंशियल और एंड एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा अनुभव हो, साथ ही इकोनॉमिक्स का उसके पास विशेष ज्ञान हो, तो इन लोगों को भी हम मेंबर बना सकते हैं। आगे समझ। कार्यों और जिम्मेदारियां, फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस आपके आर्टिकल 280 के क्लॉज 3 में देखने को मिल जाएगा। कर आय का वितरण, यानी कि जो आपको पता है कि सेंटर के पास टैक्स कलेक्ट करती है, आपके करों को लेती है, करों को कलेक्ट करती है, वो पैसा कहाँ जाता है? या तो सेंटर खुद डायरेक्टली खर्च करती है, और जो एक हिस्सा है वो क्या है, सारे स्टेट्स जो हैं उनके बीच में बंटवारा हो जाता है। तो ये काम फाइनेंस कमीशन का ही है कि वो वितरण करेगा, क्या, नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस का, किस किस के बीच में? स्टेट्स के बीच में, ठीक है। साथ ही स्टेट्स को अनुदान, ग्रांट इन एड्स का भी निर्धारण करेगा। साथ ही राज्यों के कोष को बढ़ाना, ये इसका काम है। राष्ट्रपति द्वारा और भी कोई अगर काम दे दिया गया तो ये वो सारे करेगा। साथ ही राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है, ये राष्ट्रपति को फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट सबमिट करेगा, और राष्ट्रपति जी की ड्यूटी है कि इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के अंदर लेकर जाएंगे। क्या? दोनों सदनों के अंदर, लोकसभा और हमारा राज्यसभा, ठीक। तो ये रिपोर्ट याद रखिएगा, ये रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को देगा, वो राष्ट्रपति का काम है कि दोनों सदनों में लेकर जाना है उनको। अब कुछ फाइनेंस कमीशन है इंपॉर्टेंट, उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे पहली कौन सी थी? पहली देखेंगे हम, 15 देखेंगे, ठीक है। अभी लेटेस्ट हमारी 16 आने वाली है 2026 से। पहला वित्त आयोग की बात करें तो ये 22 नवंबर 1991 को 51 को 1951 को गठित हुआ था। इसके अध्यक्ष पूछ लेता है बहुत एग्जाम्स में, तो केसी निगो याद रखिएगा, ये पहले हमारा जो था उसके अध्यक्ष थे। 14वां देख लेते हैं। 14वें के अध्यक्ष आपके बाईवी रेड्डी थे, और ये क्या है, राज्यों को कर नेट प्रोसीडिंग टैक्सों में हिस्सा बढ़ाकर 32 से 42% कर दिया गया था। यानी कि जो आपका 100% टैक्स कलेक्शन है उसका पहले क्या था, हमारा पहला से 32% स्टेट्स में डिवाइड होता था आपस में, ठीक है। इस 100 का 32% स्टेट्स में अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाएगा। वहीं इसने क्या किया था, 14वें फाइनेंस कमीशन ने इसने 32 को बढ़ा के इसमें 10% और ऐड किया, अब जो है 42% बट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रखते हैं। 2015 से 2020 तक। 15वें की बात करें तो ये एन के सिंह इसके अध्यक्ष रहे हैं। सिफारिशें इसकी लागू 2020 से 2025। रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट वित्तीय वर्ष, ये इतना कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और मैं बता दूं कि हमारा जो 16वां फाइनेंस कमीशन है उसके अध्यक्ष कौन, वो आपके क्या नाम है, अरविंद पनगरिया साहब, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? बहुत सिंपल है, ठीक है।
बहुत सिंपल है, मतलब कि अभी हमने टॉपिक ख़त्म कर लिया, अब हम क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन करने का जैसे मैंने बताया था, खुद से अटेम्प्ट करो। देखो भाई, अभी चल रहा है क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, पढ़ो एंड देन खुद से अटेम्प्ट करो। इससे पता भी तो चलेगा पढ़ के आए कितना याद रहा है, या फिर ख्याल कुछ और ही चल रहे होते हैं ना दिमाग में जनरली, और हमारे सामने क्या है, फ़ोन चल रहा होता है। पता है कई बार ये मेरे साथ भी हुआ है कि जैसे लेक्चर्स होते हैं, मैंने 1.5 की स्पीड पे वो लगा के देखा हुआ है कि भाई जल्दी तो टाइम स्पेंड हो जाएगा, और उस 1.5 की पे लगा के ना जो 2 घंटे का लेक्चर है वो 3-3 घंटे में ख़त्म हुआ। पता नहीं क्यों, क्योंकि बार-बार मैं पीछे करके देख रही हूँ, ध्यान ही नहीं है उस लेक्चर में, पता नहीं कहाँ पे है। ठीक है, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। और कई बार मेरे दिमाग में कहानी चल रही है, मैं खुद भूल गई हूँ कि वो कहानी कितनी लंबी चल रही है। बाद में याद आता, अरे यार पीछे का तो सब निकल गए, इस टॉपिक पे हम पहुँच गए। तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा, तो थोड़ा ना फोकस को बना के रखें, बैठ के कोशिश करें, बैठ के पढ़ें। लेट के भी पढ़ रहे हैं तो आपका फोकस जो है वो होना चाहिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है, ऐसा दिमाग में चीज़ों को नहीं भगाना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। तो भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 280 हमारा बात करता है क्या, भारत के वित्त आयोग के बारे में। भारत के वित्त आयोग में अभी पूछा कितने मेंबर बॉडी है, एक तो हमारा कौन होगा, एक आपका चेयरमैन होंगे और अदर मेंबर कितने होंगे। तो याद करो, भी तो बताया था, क्या बताया था, एक चेयरमैन होगा एंड आपका फोर अदर मेंबर होंगे, मतलब कि टोटल आपका 5 मेंबर बॉडी देखने को मिल जाती है ये। तो एक चेयरमैन प्लस 4 आपके अदर मेंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? वेरी सिंपल, अभी देखा था, आर्टिकल 280 बात करता है वित्त आयोग के गठन के बारे में। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग किस जाति या समुदाय के हितों की रक्षा नहीं करता? नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, बिल्कुल भाई, बैकवर्ड क्लासेस है तो पिछड़ा वर्ग आयोग है, तो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनकी क्या कर रहा है, ये रक्षा कर रहा है। वही अगला देख लेते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नाम से ही समझ आ रहा है कि पिछड़े वर्गों की रक्षा कर रहा है, किसी जातीय समुदाय की रक्षा कर रहा है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की रक्षा के लिए। फाइनेंस कमीशन आपका, ये बहुत इजी के कैटेगरी में मैं रखूंगी, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ये वित्त आयोग है, इसका ऐसा कोई भी काम नहीं है। अगले सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख है? वित्त आयोग की सिफारिश, क्योंकि ये बहुत सारे मैटर्स में अपनी सिफारिश देगा, राष्ट्रपति जी को देगा अपनी सिफारिश, क्या रिकमेंडेशंस देगा। तो ये रिकमेंडेशन का जो उल्लेख देखने को मिलेगा ना बच्चों, तो वो आर्टिकल 281 में हमारा देखने को मिलता है। और ये रिकमेंडेशन कभी भी मैंडेटरी, बाध्यकारी नहीं होती है, माने तो माने, ना माने तो ना माने, सलाह के रूप में दिया जाएगा बस। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग, मतलब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन इसमें ट्रू है, तो ये वो पूछ रहा है। पहला क्या कहता है, द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड अ 4 अदर मेंबर, यानी कि वित्त आयोग में एक आपके अध्यक्ष होते हैं, साथ ही हमारे 4 अन्य सदस्य देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल सही है, एक आपके अध्यक्ष बताए थे मैंने, 4 अन्य, 5 मेंबर बॉडी तो थी ये। अगला स्टेटमेंट बोला, ये तो हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला स्टेटमेंट है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश है सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है और सरकार को आयोग की सलाह के अनुसार धन देना पड़ता है। मैंने बताया कि आयोग ने सलाह दी थी 14वें फाइनेंस कमीशन में कि जो आपका 32 से 42% हो गया था हमारा। वहीं सिफारिश अभी मैंने बताई थी 281 के तहत सिफारिश देगा, लेकिन बाध्यकारी नहीं है, माने तो माने, ना माने तो ना माने। तो जो आपका ऑप्शन बी है, जो हमारे स्टेटमेंट बी है वो एकदम करेक्ट है। तो थर्ड देख लेते हैं, वैसे ए और बी तो ये भी सही हो सकता है, मे बी सी सही हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में बात करता है। लास्ट में ही अभी देख कर आए, 280 बात नहीं करता है, 280 इस बॉडी के बारे में बात करता है, वो बात करता है हमारा 281। ठीक है, तो तीसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत है और इसी वजह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी स्टेटमेंट आपके एकदम करेक्ट है। अगला देखते हैं, भारत के वित्त आयोग को डैश से सिफारिशें करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, भारत के वित्त आयोग को डैश से सिफारिशें करने की आवश्यकता होती है, किसकी सिफारिश करेगा, किससे सिफारिश करेगा? तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नहीं नहीं, एक सेकेंड,
भारत को वित्त आयोग, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन टू, किसको रिकमेंडेशन देता है? तो वो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको रिकमेंडेशन देगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है? फाइनेंस कमीशन आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा जल्दी चलेंगे लेक्चर, अदरवाइज आपका काफी बड़ा रहने वाला है। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा फाइनेंस कमीशन खत्म हो गया। अब हम जाएंगे किसके पास? कैग के पास। कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रण एंड महालेखा परीक्षक। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा ये क्या करता है कि सरकार कितना खर्च कर रही है, व्यय कर रही है, कहाँ पैसा जा रहा है, क्या है, ये प्रॉपर उसका ऑडिट करता है। ये ऑडिट पता है कब करेगा? ये तब करेगा जब एक बार व्यय हो जाएगा, एक बार खर्च हो जाएगा। मतलब भारत का जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, ये क्या बोलेंगे हिंदी में आपका, महालेखा परीक्षक है, इसके पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, ये सिर्फ ऑडिट करने का काम करता है। ये नहीं, अगर पहले कुछ देशों में ऐसे हैं जो खर्चा होने से पहले उस चीज़ को देखेंगे कि कहाँ कितना पैसा जाएगा, कैसे चीज़ें रहेंगी, ये सिर्फ ये बाद में देखता है। तो इसके पास कुछ पावर नहीं है, बस ये अपनी एक रिपोर्ट जाके दे देगा कि ऐसे ऐसे चीज़ें नहीं है, दैट्स इट। ठीक है, तो मैं बात करूं कैग, सिंपल फॉर्म में इसको कैग बोलेंगे। तो कैग जो है आर्टिकल 148 के तहत एक बॉडी है, जो संवैधानिक बॉडी है, जो हमारी बनाई जाती है। ठीक है, भारतीय लेखा ऑडिट विभाग, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के प्रमुख होते हैं ये। ठीक है, जो हमारे पब्लिक पर्स के संरक्षण होते हैं, क्योंकि पब्लिक का पैसा है, सार्वजनिक धन है, तो उसकी संरक्षण करेंगे, उसके गार्डियन है, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स भी बोलते हैं। साथ ही ये क्या है, सेंटर और स्टेट पर के स्तर पर वित्तीय प्रशासन में जवाबदेही इनकी सुनिश्चित है। तो ये स्टेट और सेंटर दोनों के लिए है। साथ ही अगला काम क्या है, राष्ट्रपति को 3 प्रमुख रिपोर्ट्स ये प्रस्तुत करते हैं, और फिर राष्ट्रपति का काम है उस रिपोर्ट को क्या करना, संसद में लेकर आना। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान का एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ऐसा कहना है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो ये जो है, ये जो इनका जो अपॉइंटमेंट है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। कैसे? प्रेसिडेंट के द्वारा, अंडर वारंट। ओके, शपथ स्थापन की बात करें तो शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति के समक्ष इनकी शपथ होगी। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। अब जो है कि भाई इस इनके ऊपर भी एक प्रेशर ना हो सरकार का, कि वो सोचे कि मुझे कल मन में आए सरकार हटा दे। ठीक है, कि अगर तो ये निष्पक्षता के साथ एकदम स्वतंत्र तरीके से ऑडिट करेंगे चीज़ों का। ठीक है, स्वतंत्र तरीके से नज़र रखेंगे पैसे पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो क्यों इनको स्वतंत्र तरीके से काम करने के लिए जो है एक निश्चित कार्यकाल देना ज़रूरी था, इसलिए 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष इनका एक निर्धारित कार्यकाल है, जिससे पहले नहीं हटाया जा सकता। हटाने की बात करें तो इनको भी भाई केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जज की तरह ही संसद के दोनों सदन, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा विशेष मेजॉरिटी के साथ, विशेष बहुमत के साथ हटाया जा सकता है। यहाँ दिमाग लगाया करो, देखो निश्चित कार्यकाल है, उसको देने का एक मतलब है कि कल को सरकार के खिलाफ अगर इन्होंने सरकार की बदनामी कर दी रिपोर्ट में कि भाई ऐसे ऐसे पैसा गया, कोई काम ही नहीं हुआ। जैसे आपको पता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम जो थी, उसका 80% पैसा कहाँ गया? 80% पैसा बच्चों की पढ़ाई को नहीं गया, सिर्फ एडवर्टीजमेंट में गया, मार्केटिंग में गया है। देख रहे हो इतना अमाउंट, जहाँ तुम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हो। ठीक है, वैसे हाँ काफ़ी मार्केटिंग होनी थी उसमें, वो ज़रूरी भी थी, लेकिन 80% पैसा जितना मिला है वो सारा उसी में चला गया। तो इस प्रकार से अगर सरकार की खामियां भी हैं कि ये पैसा कहाँ गया, वो निष्पक्षता के साथ रख सकता है। नहीं तो अगर ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता ना, तो फिर क्या होता कि वो सरकार के अगेंस्ट काम करने में, या फिर उनकी बदनामी अगर किसी रिपोर्ट के अंदर हो रही है तो उसको करने में एक झिझक होती कि कहीं ना कहीं हमको समय अवधि से पहले ही ना हटा दिया जाए। तो इसीलिए स्वतंत्र तरीके से काम करने को इनको स्पेसिफिक टेन्योर दिया गया है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, अपना ऑडिट और वित्तीय निरीक्षण करेंगे। क्या क्या करेंगे? केंद्र और राज्य सरकार दोनों के जो कंसोलिडेटेड फंड, याद करिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ क्या हमारा इंडिया, साथ ही कंटिजेंसी फंड जो आपात निधि है इमरजेंसी के टाइम पे, साथ ही जो पब्लिक अकाउंट्स हैं सार्वजनिक खाते, साथ ही डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर और राजस्व का ऑडिट है। ये सब चीज़ों का ऑडिट, ये सारे जो हमारे खाते हैं जिनमें पैसा डला हुआ है, इन सब का ऑडिट करने का काम किसका है? आपका कैग का है। ठीक,
सरकारी संस्थाएं की बात करें तो जो आपकी गवर्नमेंट बॉडीज हो गई, गवर्नमेंट बॉडीज जो है ना, संस्थाएं हैं, उनका पैसा भी क्या है, कहाँ जा रहा है, कैसे, वो भी पूरा ऑडिट करने का काम इसका है। साथ ही जो आपकी कंपनीज हो गई जिसमें पीएसयूज नहीं आते हैं, पीएसयूज, उसकी भी, साथ ही अन्य निगम, अदर कॉरपोरेशंस जो हो गए, साथ ही यदि कानून में कुछ और भी निर्देशित है तो वो भी सारा ऑडिट करने का काम किसका है, वो हमारे कैग का है। तो उसके पास काफ़ी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब आगे है जो आपका पब्लिक डेप्ट है, सिंकिंग फंड है, डिपॉजिट है, कोई भी एडवांसेस है, सस्पेंस अकाउंट्स है, और रेमिटेंसेस हस्तांतरण का ऑडिट भी यही करेगा। साथ ही राष्ट्रपति या राज्यपाल के अनुरोध पर कुछ स्थानीय लोकल बॉडीज़ हैं, उनका भी ऑडिट ये कर सकता है। तो इसके पास बहुत पावर है फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से, लेखा जोखा से रिलेटेड। ठीक, समझ आया? अब देख लेते हैं इसकी रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट कैसे लाता है, किसको पेश करता है, वैसे बता ही दिया था मैंने। यूनियन के लिए ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा रिपोर्ट जाके आर्टिकल 151 के तहत। वहीं राज्यों की राज्यपाल को प्रस्तुत, फिर राष्ट्रपति जी जो है संसद में उस रिपोर्ट को लेकर जाएंगे, पेश करेंगे। वहीं राज्यपाल जी जो है वो हमारे विधानमंडल में उस रिपोर्ट को लेकर जाएंगे। ठीक है, राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा जो विधानसभा में रखे। कर शुल्क के नेट प्रोसीडिंग्स, टैक्स एंड ड्यूटीज का प्रमाण पत्र देता है ये आर्टिकल 270 के अकॉर्डिंग। साथ ही लोक लेखा समिति पीएसी का मार्गदर्शन, एडवाइजरी रोल इसका पीएसी में भी होता है। ठीक, तो इतने पॉइंट्स आई होप यहाँ से क्लियर हो गया होगा। मेनली 148 आर्टिकल याद रखिएगा किससे रिलेटेड है, तो 148 to 151 आपको देखने को मिलेगा किसके बारे में, हमारे कैग के बारे में। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन है, पहला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक से संबंधित है? अभी तो मैंने बताया, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है 148 से 151 के अंदर आपको महालेखा परीक्षक के बारे में देखने को मिल जाएगा। अगला देखते हैं, और ये जो आपके जो अभी आप सॉल्यूशन देख रहे हो मैं नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि इसमें वही चीज़ें जो मैं आपको थ्योरी में पढ़ा रही हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है रिपीट करने से। और अगर आपको पढ़ना है तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे एआर पब्लिकेशन के, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ से आप खुद से पढ़ सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, एंड मुझे उम्मीद है पहली बात तो आप लोगों के पास किताब होगी, शिवास बुक हमारी, क्योंकि ये सारे लेक्चर हमारे वहीं से लिए जा रहे हैं, और ये जो भी क्वेश्चंस है, सॉल्यूशन है, ये बुक में एज इट इज़ गिवन है। तो जिसके पास नहीं है वो किताब खरीद लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित है? तो आपको याद होना चाहिए हमारा आर्टिकल 148, हम बार बार बात करें, ये आपका कैग से की नियुक्ति से संबंधित देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 के तहत एक स्वतंत्र कार्यकाल का प्रावधान करता है। किसका स्वतंत्र कार्यकाल? तो 148 जो है कैग की सरकार का कोई भी इसके ऊपर कंट्रोल ना रहे, इसके लिए इसका स्वतंत्र इंडिपेंडेंट बॉडी है ये, और अपने तरीके से काम करेगी। और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अगला बात करते हैं, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासन प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? लेखा जोखा की बात है, नाम में ही आ रहा है ना, लेकिन हाँ इसने भाई एक और कर दिया, प्रधान महालेखा का। थोड़ा सेंस अगर लगाओ कि प्रधान विधान तो कभी सुना नहीं, पता है कई बार ना एक ये भी एलिमिनेशन अगर टेक्निक लगाओ, कुछ ऐसा नाम है जो आपने कभी सुना नहीं है, नया नया सा लग रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होता है, हमारा रॉन्ग होता है, उसको काट दिया करो। ठीक है, प्रधान कहाँ पढ़ा है? कहीं नहीं पढ़ा है। अकाउंट जनरल तो पढ़ा है, लेकिन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे भाई अच्छे खासा क्वेश्चन पूछता है, भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियां और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? किसकी होती है? अभी इतनी देर से तो बताते आ रहे हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जिस संगठन का प्रमुख होता है उसे के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एक सेकंड, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जिस संगठन का प्रमुख होता है, जिस संगठन का प्रमुख पूछ रहा है वो, उसे के नाम से जाना जाता है। तो वो किसका प्रमुख होता है? हमारा भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग यानी कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का प्रमुख आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके,
अब हम बात करेंगे भाई, यहाँ हमने कैग खत्म कर लिया, अब हमारा अगला है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या, यूनियन पब्लिक कमीशन, यूपीएससी। कितने लोगों का सपना है यूपीएससी क्वालिफाई करना है भाई, लबासना जाना है ना, ड्रीम प्लेस है। पहली बार बर्फ जिंदगी की लवासमन्ना में ही जाके देखेंगे। तो आगे आइए देख लेते हैं हमारा ये यूपीएससी क्या है, सिविल सर्विसेज क्या होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो ये भी आपकी एक प्रकार की इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और यूपीएससी की मैं बात करूं तो ये आपकी सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, यानी कि सेंट्रल की पोस्ट पे ही ये रिक्रूट करेगी। ठीक है, जो जैसे हमारे आईएएस होते हैं, पीसीएस होते हैं, जाके तो ये स्टेट में काम करते हैं, लेकिन ये रिक्रूट किसके द्वारा किए जाते हैं, ये हमारे सेंटर के द्वारा। ये तो सेंटर के एग्जीक्यूटिव के रूप में भी काम करते हैं, क्या एग्जीक्यूटिव के रूप में भी, आपको याद हो। और ये कहीं ना कहीं जैसे जब हम सेंटर स्टेट्स में कमेटीज़ को पढ़ रहे थे, जो समितियां आपकी बनी थी, तो उसमें याद हो कि एक कमेटी का नेम है, आप बताएंगे मुझे, जिसने बोला था कि जो आपकी ये यूपीएससी है, मतलब जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है सेंटर वाली, उसको भी, सॉरी, ऑल इंडिया जो सर्विसेज है उनको भी अबॉलिश कर देना चाहिए। ठीक, तो कहीं ना कहीं स्टेट्स को थोड़ी सी दिक्कत होती है कि ये जो है हमारे सेंटर से आए हुए लोग स्टेट्स पे में जाके जॉब करते हैं। ठीक, तो ये प्रतिनिधि किसके होंगे, ये हमारे सेंटर के होते हैं। केंद्रीय भर्ती एजेंसी है, संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक बात किया है। और मैं पार्ट की बात करूं तो संविधान के भाग 14 के तहत ये आपका देखने को मिल जाएगा। कितना, भाग 14। चेयरमैन होंगे इसमें, साथ ही आपके अदर सदस्य होंगे, यानी कि ये भी हमारी मल्टी मेंबर बॉडी है, बहुसदस्यीय बॉडी है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर करते हैं, और संख्या कोई निश्चित नहीं है, आमतौर पर 9 से लेकर 11 तक सदस्य देखने को मिल जाते हैं। कम से कम आधे सदस्य जो होंगे, जैसे अगर 9 हैं तो कम से कम 5 सदस्य, 12 हैं मतलब 10 हैं तो 5 सदस्य। तो इस प्रकार से कम जो आधे सदस्य हैं वो 10 वर्ष की सरकारी नौकरी में 10 इयर्स गवर्नेंस सर्विसेज का अनुभव होना चाहिए उनके पास। तो जो लोग जो है ना कि बहुत ही जल्दी एकदम से यूपीएससी क्वालिफाई करके चले जाते हैं 21 वर्ष में, भाई कहाँ से इतना दिमाग कहाँ से आता है इन बच्चों के पास, मेरे हम समझ में नहीं आता। 21 वर्ष में हमारे तो मतलब जो मोस्टली लोग हैं फिलहाल के टाइम पे तो या तो रील्स में है या अदर स्टब्स में काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं। 21 वर्ष में जो व्यक्ति यूपीएससी क्वालिफाई करके जा रहा है, सोचो उसने किस हद तक पढ़ाई करी होगी, कैसे दुनिया की चीज़ों से, दुनियादारी से अपने आप को कट ऑफ करके रखा होगा, क्योंकि ये वही उम्र होती है या तो इसमें पढ़ाई कर लो तुम, और ज़्यादातर हमारा इस उम्र में हार्मोन पीक पे होते हैं और दिमाग भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इधर उधर तमाम चीज़ों में हम इंडल्ज रहते हैं। तो मतलब पर्सनली आई सैल्यूट टू ऑल दोज जिन्होंने इतनी कम उम्र में हमारा यूपीएससी को क्वालिफाई किया है। तो यानी कि जो मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो कम एज में क्वालिफाई करके जाते हैं ना, तो उनको कैबिनेट में जाके बैठने में, ठीक है, जो सेक्रेटरीज होते हैं उनकी पोस्ट पे या फिर यहाँ पे काम करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, कार्यकाल की मैं बात करूं तो इसका कार्यकाल भी 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी हमारा अर्लियर है, देखने को मिलता है। भाई इस्तीफा की बात करें तो राष्ट्रपति को हटाना केवल संवैधानिक प्रावधानों, मतलब कि इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को दे सकते हो, और हटाने की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक एक तरीका है, प्रोसीजर है, उसी के तहत आप हटा सकते हो। ठीक है, और रिक्त अनुपस्थिति कार्यवाहक, अगर अनुपस्थिति होगी तो एक्टिंग चेयरमैन भी नियुक्त हो जाते हैं, इसमें कुछ ऐसा आपको देखने लायक नहीं है। अगला देख लेते हैं कि इनके रोल क्या है, इनका फंक्शन क्या है। जैसे एक तो अभी हमने देख लिया कि ये सिविल सर्विसेज के आपके एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है, सार्वजनिक सेवा में मेरिट का संरक्षण, वॉच डॉग ऑफ मेरिट इन पब्लिक सर्विसेज का काम करता है, परीक्षा कंडक्ट कराता है। कभी आपने सुना है, देखो कितनी न्यूज़ आती है कि भाई बिहार का पेपर लीक हो गया, आरओ का पेपर लीक हो गया, ये पेपर लीक हो गया, इसमें गड़बड़ी हो गई, इसमें वो हो गया। पर नहीं, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है ना, आज तक कभी लीक नहीं हुआ है। कितने मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी जो यूपीएससी है ना, वो इतने बढ़िया ढंग से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। जो स्टेट सर्विस कमीशन हो गई, जो और एसएससी हो गया, या फिर और भी हमारे जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है कमीशन, उनको सीखना चाहिए भाई। वो यूपीएससी कभी आज तक गड़बड़ी नहीं देखने को मिलती है। उसने वो 1 साल पहले ना अपने एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर देती, कब मेंस होगा, कब प्री होगा, कभी पोस्टपोन नहीं होता। कोरोना में देखने को मिला था, वो अलग महामारी थी, वो अलग सिचुएशन थी जिस वजह से, अदरवाइज जिस डेट पे फिक्सन है वही डेट पे होगा। ऐसा बहुत कम होगा, कोई स्पेसिफिक रीज़न ही रहा होगा जब उसका एग्ज़ाम की डेट चेंज हुई हो।
ठीक है। तो परीक्षा आयोजित कराता है, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, अन्य सेवाएं, साथ ही राज्य की संयुक्त भर्ती, ज्वाइंट रिक्रूटमेंट स्कीम्स में सहायता करता है। वार्षिक रिपोर्ट ये क्या है, राष्ट्रपति को देता है, जो बाद में आपकी संसद में रखी जाती है। ठीक है। अब कुछ लिमिटेशंस की इसके बात कर लें तो जो रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन में कोई भी इससे सलाह नहीं ली जाती है, मशवरा नहीं ली जाती है। तो जब रिजर्वेशन एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, रिजर्वेशन के मामले में यूपीएससी का कोई काम नहीं है। अगला क्या लिमिटेशन है, राष्ट्रपति से कुछ मामलों में यूपीएससी के दायरे से बाहर कर सकता है, लेकिन संसद के समक्ष रखना आवश्यक है। यानी कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि कुछ मैटर्स को यूपीएससी के वॉचडॉग के से बाहर कर देगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले क्या करेगा, सलाह मशवरा करेगा ये किसके साथ, हमारे संसद में। कैडर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, याद रखिएगा यूपीएससी आपका एग्जाम कंडक्ट कराने तक ही काम है। जो आप लवासना में जाके ट्रेनिंग करते हो, जो ट्रेनिंग देने का काम है, वो आपका यूपीएससी नहीं करती है। कहीं आप सोचो मेरी ट्रेनिंग भी ना, वो यूपीएससी के तहत नहीं होती है। ठीक है। साथ ही हमारी सर्विस की कंडीशन क्या होंगी, ये सारा किसके इसके मैनेजमेंट के बाहर है। तो आपकी जो ट्रेनिंग की बात करूं तो जो ट्रेनिंग है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यानी कि डीओपीटी जो है हमारा, उसके अंदर आता है। यूपीएससी का काम नहीं है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ठीक। अब देख लेते हैं कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसके बारे में। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, मुझे लगा था शायद इंपॉर्टेंट है। पहली केंद्रीय लोक सेवा सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन पहले बार कब बनी थी, 1926 में, जब आपका अंग्रेज थे हमारे यहाँ पे। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसके तहत आपको बनाई गई थी। ठीक। 1935 के एक्ट में क्या था, संघीय लोक सेवा यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आपका बनाया गया। साथ ही हमारी प्रांतीय लोक सेवा प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए गए थे। वहीं अगर मैं उसकी बात करूं, ये है हमारा जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, दो से ज्यादा प्रांत। ये क्या है, ये हम बाद में बात करेंगे। वैसे जेपीएससी भी हमारा 1935 एक्ट के तहत ही आया था। ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल बने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है, इसको हम एक बार ही देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्तियां करता है। यानी कि ऑप्शन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज रिक्रूट्स फॉर ऑल इंडिया सर्विस। इतना तो अब पता चल गया होगा हमारा, कौन सा, तो आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ये आपका ये काम करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो आपका अनुच्छेद डैश के तहत क्रमशः संघ की सेवाएं और राज्य की सेवाएं हेतु नियुक्तों की परीक्षा आयोजित करता है, संघ और राज्य की सेवाओं के लिए। तो आर्टिकल 320 के तहत। ठीक है। डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला देख लेते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पूरे वेतन, भत्ते, पेंशन और पेंशन पर प्रभारित किए जाते हैं। यानी कि द एंटायर सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन आर चार्ज्ड ऑन। तो मैं बता दूं, इनका जो पैसा है, जो सैलरीज हैं, भत्ते हैं, जो पेंशन है, वो सारा किससे आएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ये भी एक स्वतंत्र तरीके से काम करने का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब पैसा आ रहा है तो यानी कि उसकी सैलरी को रिड्यूस नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। ठीक। तो इसका जो है हमारा किससे आएगा, आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अगला क्वेश्चन है आपका, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, संसद के पास आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के रूप में नियम बनाने की शक्ति है। यानी कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक रूल्स रिगार्डिंग द टर्म्स एंड कंडीशन सर्विसेज ऑफ द चेयरमैन, मेंबर, एम्प्लॉयज ऑफ द कमीशन। बताओ, पार्लियामेंट के पास पावर होगी, ज़्यादातर पावर इस प्रकार की जो है पार्लियामेंट के पास ही होंगी कि किसका मतलब पावर फंक्शंस को किस तरीके से करना है। अगला स्टेटमेंट और देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक प्रांतों के समूह के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परिकल्पना की गई थी। ये तो स्टेटमेंट देखो हमने अभी अभी आपका देखा था, याद हो। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने क्या पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया था यूनियन के लिए, साथ ही प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। बी तो मतलब ठीक है, जिसमें बी नहीं है वो तो बिल्कुल गलत हो जाता है। तो हमारा सी तो हो ही नहीं सकता।
अगला देखते हैं, द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन केम टू बी नोन एज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन 1950 बेस्ड ऑन द क्लॉज आर्टिकल दिस एंड दिस। मतलब संघीय लोक सेवा आयोग को 1950 में संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड 1 के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाने लगा। ठीक, किसकी बात करें, एक सेकेंड, 1950। हाँ, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना आपका, ये भी हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। इसका जो मैं करेक्ट ऑप्शन बात करूँ तो हमारा ए स्टेटमेंट गलत है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ए स्टेटमेंट आपका गलत है। संसद के पास ये शक्ति नहीं है। ये शक्ति किसके पास है? नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, ना कि आपकी संसद के पास। सिर्फ राष्ट्रपति ही नियम बना सकते हैं इस प्रकार के। ठीक है, अदर आप पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग की हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका यूपीएससी हो गया आपका सेंटर के लिए, वैसे ही हमारा जो राज्यों के लिए है वो है आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे आप पीसीएस वाले एग्जाम देते हो ना, वो कौन कंडक्ट कराता है? वो यही कंडक्ट कराता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग यूपीएससी का राज्य स्तरीय समकक्ष है, स्टेट लेवल का काउंटर पार्ट ऑफ यूपीएससी। ये संविधान के अनुच्छेद 315 तक 323 में इनका भी उल्लेख देखने को मिलता है। पार्ट वही है हमारा 14। ठीक, इसमें भी क्या है, अध्यक्ष होंगे, हमारे चेयरमैन होंगे, और वो जो है आपका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे आपके गवर्नर जी इनकी नियुक्ति करेंगे। मैं जल्दी जल्दी चलूंगी क्योंकि हम यूपीएससी में देख चुके हैं। संख्या संविधान में तय नहीं है, आमतौर पर 3 से 9 देखने को मिलते हैं। और वहां हमने क्या देखा था? वहां हमने देखा था 9 से 11 मेंबर देखने को मिल जाएंगे। योग्यता, कोई विशेष शिक्षा पेशेवर योग्यता नहीं होती है। आधे सदस्य 10 वर्ष सरकारी सेवा सेंटर में हो रहे हो या फिर स्टेट में रहे हो। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, और वहां कितनी देखी थी हमने? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। तो याद रखिएगा ये अंतर है, वहां 62 वर्ष है, यहाँ 62 है स्टेट में, वहीं सेंटर पे हमारा 65 है। विच एवर इज अर्लियर। इस्तीफे की बात करें तो सदस्य राज्यपाल को लिखकर ये इस्तीफा दे सकते हैं। किसको देंगे? राज्यपाल को, क्योंकि नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जा रही है। ठीक है, लेकिन इस्तीफा राज्यपाल को देंगे। वहीं मैं बताऊं, अगर इनको हटाने की बात हो तो हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। हटाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी जो मेंबर है उनको कौन हटा सकता है? सिर्फ राष्ट्रपति। ठीक है, तो यूपीएससी की जो प्रक्रिया है सेम वही प्रक्रिया रहेगी। हटाने के आधार क्या है? दिवालिया हो, इंसॉल्वेंसी हो, कार्यकाल के दौरान क्या पेड एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि ये जो है किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं रह सकते, अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी पेड एम्प्लॉयमेंट में इंडल नहीं रह सकते जिससे पैसा आ रहा हो। ठीक है, और अगर कर लिया तुमको हटाया जा सकता है। कोई मानसिक अयोग्यता हो गई, किसी व्यक्ति को दिमाग से प्रॉब्लम होने लगे, कोई मिसबिहेवियर हो कर दिया किसी ने, सुप्रीम कोर्ट की जांच, जब मिसबिहेवियर होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना प्रॉपरली जांच पड़ताल करेगी कि जो ये लगाए गए इल्ज़ाम है वो किस हद तक सही है या नहीं सही है। वही निलंबन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जांच के दौरान राज्यपाल सदस्य को निलंबित कर सकता है। ठीक है, अगली भूमिका क्या है? राज्य सिविल सेवा में मेरिट के संरक्षण, वही वॉचडॉग ऑफ मेरिट ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज। राज्य सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करवाने का काम है। वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं, जो विधानसभा में राज्यपाल जी प्रस्तुत हमारा करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे आरक्षण के मामलों में इनका कोई भी मतलब नहीं है, जैसे हमारा यूपीएससी का भी नहीं था। एससी एसटी नियुक्तियों में कोई क्षेत्राधिकार नहीं है इनका। यूपीएससी किसी राज्य की भर्ती में सहायता कर सकता है राज्यपाल की सिफारिश और राष्ट्रपति की मंजूरी से। यानी कि यूपीएससी भी चाहे तो अगर उनको राज्यपाल और राष्ट्रपति जी अनुमति दे दें तो स्टेट की जो वैकेंसीज हैं उनमें भी अपनी सहायता को प्रदान करेगा। सिंपल इतना, ऐसा कुछ जानने वाला नहीं है। अब देखो मैं बात करूंगी, इसको मैंने अलग क्यों रखा है, ये है जेपीएससी यानी कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये आपका संवैधानिक निकाय नहीं है, ये आपकी टेम्पररी बॉडी है। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि हम दोनों को अपनी एक ही रिक्रूटिंग बॉडी बनानी है जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी, जैसे आपके एसपीएससी देखें तो ये ज्वाइंटली स्टेट्स आपस में बना रही हैं, ये उसी को बोलते हैं। और ये बनाने का काम किसका है? ये हमारा राष्ट्रपति का है। तो 2 या अधिक
राज्यों द्वारा साझिक संवैधानिक और वैधानिक निकाय है, मतलब सॉरी ये परमानेंट बॉडी नहीं है आपका। ठीक है, उदाहरण पंजाब और हरियाणा ने 1966 के विभाजन के बाद बोला कि हम जेपीएससी के तहत अपने जो है जो एग्जाम्स रहेंगे सिविल सर्विसेज वाले, वो एक साथ ही एक ही बॉडी हमारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराएगी। ठीक है, अध्यक्ष सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, साथ ही कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु तक इनका भी देखने को मिलेगा। इस्तीफा हटाना राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब अब इसका इस्तीफा याद रखिएगा, ये हमारा राष्ट्रपति के द्वारा होता है। वहीं वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देंगे जो विधानसभाओं में प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो मैं गलत बोल गई थी भी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है लेकिन ये हमारी परमानेंट बॉडी नहीं है। और वहीं मैं बात करूं आर्टिकल की, तो इसके लिए आर्टिकल निर्धारित नहीं है, कोई भी इसका आर्टिकल ऐसे मेंशन नहीं है। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला सवाल है हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके आदेश द्वारा, कौन आदेश देगा? तो हटाने की मैं बात करूं तो हटाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रपति जी की है। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमने समझा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या हैं, कैसे हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक जो पॉइंट बता रही थी, सॉरी मैं भूल गई, कि देखो जब आपसे पूछता है ना कि वो एज वाला मतलब कि किस कार्यकाल कितना है, सॉरी, तो कार्यकाल में आप याद रखना कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, क्या जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, इनका कार्यकाल मेनली आपको 6 साल देखने को मिलेगा। जो इनके मेंबर्स हैं मोस्टली आपको, आपने देखा कोई 6 साल से कम, 6 साल ही आपको कार्यकाल देखने को मिलेगा। ठीक है, और मैं बता दूं यहाँ पे जो 5 साल कार्यकाल, 5 और 6 में कंफ्यूजन होता है ना, 5 साल कार्यकाल मोस्टली उन मेंबर्स का होता है जो हमारे चुनाव के द्वारा चुन के आए गए होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगी, 100% अप्लाई नहीं होगा, बस एक ट्रिक है, नहीं समझ में आ रहा हो आप कर सकते हैं। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति जी हो गए, कितने साल रहेगा? 5 साल रहेगा। प्रधानमंत्री कितने साल रहेगा? 5 साल रहेगा। मेंबर ऑफ जो आपके लोकसभा के मेंबर हैं, 5 साल कार्यकाल होता है। पंचायत का 5 साल कार्यकाल होता है। ठीक है, राज्यसभा और विधान परिषद वहाँ 6 साल होता है, क्योंकि वो परमानेंट बॉडीज़ हैं। ठीक है, उनको भंग नहीं किया जा सकता। तो याद रखिएगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, संवैधानिक निकाय हैं, उनके मेंबर्स के मोस्टली आपको 6 साल कार्यकाल देखने को मिलेगा। तो अगर नहीं आ रहा है ऑप्शन, तो ये वाली ट्रिक लगा के आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप सभी को जितना भी हमने समझा है वो सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो गई होंगी। तो लेट मी रिमाइंड यू कि ये जो हम सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, थ्योरी क्वेश्चन हो गया, ये आपका इस बुक शिवास नामक बुक है, काफ़ी अच्छी किताब है। मुझे उम्मीद है जो लोग लेक्चर देख रहे हैं उनके पास होगी ही, और जिसके पास नहीं है तो देन प्लीज़ परचेज इट। और इस बुक में तो चीज़ें हैं ही, साथ ही सारी चीज़ें हम बुक में इंक्लूड नहीं कर सकते, तो उसी के लिए हम आपको वीडियो लेक्चर्स ला रहे हैं ताकि एडिशनल पॉइंट्स भी आपको बताया जा सके, क्योंकि बुक्स में सारा कंटेंट डालना पॉसिबल नहीं होता है। तो आई होप ये इनिशिएटिव आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। बुक नहीं है तो प्लीज़ ले लीजिए, काफ़ी रीजनेबल प्राइस है, जस्ट 329 में आप इस किताब को खरीद सकते हैं। ओके, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे जैसा मैंने बताया काफ़ी सारी चीज़ें अभी इसमें करंट अफेयर मिल रहा है आपको। जो हमारा पूरा अर्धवार्षिक मैगजीन आई है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है। और बाकी एक आपको चैलेंज रखा है कि कुछ बुक्स की हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो पीडीएफ फ्री तब मिलेगी जब आप में 3000 सब्सक्राइबर्स यहाँ पे आप पूरे करोगे। ठीक है, ओके। एंड अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करें, साथ ही कमेंट करें कैसा लगा है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ताकि कल को और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए हम लेकर आ सकें। एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। जो भी आपका फीडबैक है, जो भी आपको लग रहा है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, जो भी आपके व्यूज़ हैं, थॉट्स हैं, जो लेक्चर को देखते टाइम आ रहे हैं, वो सारे आप एक्सप्रेस कर सकते हो, तो ताकि चीज़ें इंडल्ज रहती हैं। सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, वैसे भी रिकॉर्डिंग क्लास है तो आप लोगों से कुछ ऐसा इंटरेक्शन हो नहीं पाता है। ठीक है, तो आप कमेंट लिखिएगा। और बाकी नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरा सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होगा, पॉलिटी ऑलमोस्ट 2 से 3 क्लासेस में हमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अपना फीडबैक दीजिए, और पहली बार जो भी चैनल पे लोग आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, काफ़ी हेल्प होने वाली है आपके एग्ज़ाम की जर्नी में। लास्ट तक हम बने रहेंगे। सो गाइज़ आज के लिए यही था। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।